जोहार झारखंड, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, पीवाईक्यू एनालिसिस के तहत इकोनॉमिक्स के प्रश्नों को लेकर के डिस्कशन किया जा रहा था और आज इसकी चौथी कड़ी है। आज साथियों याद रखिएगा, आज 5th जेपीएससी के प्रश्नों को लिया गया है क्योंकि इकोनॉमिक्स के बहुत ही कम प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं हमें, जहां हमें 10-12 प्रश्न भी मिल रहे हैं एक साथ। उन्हें हम क्या कर रहे हैं, समेटने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप सब जब इन प्रश्नों को देखेंगे तो आपके दिमाग में एक कम से कम क्या बनेगा ना, ओवरव्यू बनेगा कि आने वाला जो 14 जेपीएससी है या जेपीएससी किन किन प्रश्नों को जो है मैक्सिमम तरीके से टारगेट करता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड द पॉइंट ऑफ सिलेबस से। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सिलेबस को भी मिलाते हुए ही आपको आगे बढ़ना होगा। चलिए तो पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन एक गैर आर्थिक घटकों में से नहीं है, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर नहीं है आर्थिक विकास का, अर्थात इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कौन नॉन इकोनॉमिक फैक्टर जो है नहीं है। तो यहां पर जो मानव संसाधन है वो क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर है। अर्थात इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अगर हम फैक्टर की बात करें तो दो हिसाब से बांटा जा सकता है, एक तो हो गया इकोनॉमिक फैक्टर, दूसरा हो गया नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में क्या होगा ना, जो मानव संसाधन है जिसे हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, इसके अलावा इंडस्ट्रियल है, कैपिटल फॉर्मेशन जो है, पूंजी निर्माण जो है, वो सभी इकोनॉमिक फैक्टर के अंतर्गत आएंगे। और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर में कौन आएगा ना, जनरल एजुकेशन हो गया, गवर्नेंस हो गया, राजनीतिक जो स्वतंत्रता हो गया वो भी, और इसके साथ साथ जो करप्शन है वो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर में आएंगे। इकोनॉमिक फैक्टर जो है वो क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जो है डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर जो है इसे क्या करते हैं, इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। यहाँ प्रश्न था कि कौन जो है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर नहीं है, तो भ्रष्टाचार, सामाजिक संगठन, कृषि में जो विक्रय बचत है, ये क्या है, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर है। वहीं जो ह्यूमन रिसोर्स है वो क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर है, क्योंकि ये इकोनॉमी से डायरेक्टली जुड़ा हुआ रहता है। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं कि प्रश्न कहां पर है। और हाँ, ये 66 का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक वित्त मंत्रालय फाइनेंस विभाग के अंतर्गत नहीं है। तो फाइनेंस विभाग के अंतर्गत हमें दिख रहा है कि बैंकिंग जो विभाग है, जो कि आरबीआई के द्वारा जो कंट्रोल किया जाता है सारे बैंकों का, तो ये जो डिपार्टमेंट है वो किसके अंदर में नहीं है ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में नहीं है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में जो है कौन कौन से डिपार्टमेंट है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में जो डिपार्टमेंट है वो है नंबर 1 डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का डिपार्टमेंट है। दूसरा हो गया डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, अर्थात व्यय का, जो कि यहां पे आपको दिख रहा है कि लिखा हुआ है व्यय। इसके साथ साथ जो डिपार्टमेंट ऑफ जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू का भी डिपार्टमेंट है, वो आपको जो है ऑप्शंस में भी दिख रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर और डिपार्टमेंट ऑफ जो है इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामले का भी दिया हुआ है। साथ में क्या है ना, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस जो है वो भी किसके अंदर में है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में। और दीपम, जिसे हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट कहते हैं, जो कि नया फॉर्म किया गया है, तो दीपम भी एक डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो ये 5 डिपार्टमेंट आते हैं और यहां हमें जो दिख रहा है बैंकिंग का संबंध जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, सैद्धांतिक रूप से किसी आर्थिक विकास, यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किसी एक को साधन में ध्यान में नहीं रखा जाता है। मतलब अगर आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि इकोनॉमी हमारा जो है डेवलप्ड हुआ है, तो थ्योरेटिकली आप इस बात को ध्यान में नहीं रखेंगे या नहीं लेंगे। क्या, सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि, जीडीपी ग्रोथ हो रहा है। अगर जीडीपी आपका ग्रोथ हो रहा है तो एग्रीगेट प्रोडक्शन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। अगर एग्रीगेट प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो राष्ट्र का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। ठीक है, चलिए ये तो सही है, ये तो होगा ही। विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि, चलिए इसको बी ऑप्शन को देख लेते, चूंकि इसका यही उत्तर होगा कि विश्व बैंक में जो वित्तीय सहायता अगर वृद्धि हो रहा है तो क्या इसको हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के तौर पर लेंगे, तो बिल्कुल ही नहीं। वित्तीय बैंक जो हमें सोशल काम के लिए या सोशल जो सामाजिक जो हमारा क्षेत्र है उसको विकसित करने के लिए जो हम वित्तीय सहायता लेंगे वो एक सहायता के तौर पर दिया जाता है। और सहायता कब लिया जाता है, जब हम अंडर डेवलपमेंट में हैं, तभी हम सहायता को ग्रहण करना। अगर हम डेवलप हो चुके हैं, डेवलप पहुंच चुके हैं, तो फिर हमें वित्तीय सहायता की क्या
क्या आवश्यकता है। तो अगर विश्व बैंक से हमारे वित्तीय सहायता वृद्धि हो गई अगले वर्ष, तो हम ये ना समझेंगे कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, बल्कि हम ये समझेंगे कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अभी भी कुछ कमियां है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, राष्ट्रीय उत्पादन में, सकल राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि, जैसा कि सकल घरेलू उत्पाद अगर बढ़ा तो सकल राष्ट्रीय उत्पादन में भी वृद्धि होगा। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि, जो ग्रॉस जो सकल राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति जो है पर कैपिटा जो सकल राष्ट्रीय उत्पादन है, ग्रॉस नेट जो प्रोडक्शन है, उसमें भी अगर वृद्धि हो रहा है तो क्या हो रहा है ना, वो आर्थिक डेवलपमेंट को ही बताता है। अर्थात जीएनपी, जीडीपी, पर कैपिटा जीडीपी या जो जीएनपी है, ये सभी जो है किसको दिखाता है ना, आर्थिक डेवलपमेंट को दिखाता है। लेकिन अगर हमें किसी अंतर्राष्ट्रीय से हमें सहायता प्राप्त हो रही है, सहायता में वृद्धि हो रहा है, जैसे विश्व बैंक के समय सहायता में वृद्धि हो गया, तो ये हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बिल्कुल जो है, इसे सैद्धांतिक तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये होगा कि हम थोड़ा कमी हो चुके हैं। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न को ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखना है कि भारत में 1975 आईसीडीएस का जो प्रोग्राम है, ये पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो आईसीडीएस का प्रोग्राम जो है कब शुरू किया गया था? तो आईसीडीएस का प्रोग्राम बिल्कुल वही 1975 में एक तो शुरू किया गया था, और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, चूंकि आईसीडीएस जो है ये चाइल्ड डेवलपमेंट को लेकर के, और खास करके आपको कहाँ दिखेगा, ये खास करके गांव के क्षेत्र में, या जहाँ कहीं भी आपके आंगनबाड़ी मिलेगा, वहाँ आप देखेंगे वहाँ छोटे छोटे बच्चे जो है कि आंगनबाड़ी में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उन्हें मिल में खाने की सुविधा दी जाती है, मिल की सुविधा, दवाइयों की सुविधा दी जाती है। तो दिस आर कॉल्ड व्हाट ना, आईसीडीएस। इसे ही हम क्या कहते हैं? आईसीडीएस कहते हैं। और इसी के तहत ये कब शुरू किया गया था? 1975 में शुरू किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। 1991 औद्योगिक नीति की अनेक बिंदुओं पर आलोचना हुई थी, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिंदु उनमें से नहीं था? न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म कब हुआ? तो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ 1991 में, जब तीन वर्ड लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हमारे जो है हमने एक्सेप्ट कर लिया, और इसी के तहत कई सेक्टरों के दरवाजे खोल दिए गए विश्व को। और इसका मेरिट और डिमेरिट दोनों ही था। उन डिमेरिट्स में से पूछा जा रहा है ये किन बिंदुओं में आलोचना नहीं हुआ था, आलोचना हुई थी, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिंदु उनमें से नहीं हुआ था? तो बहुत सारे ऐसे विषय थे जिन पर जो है 1991 में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लाया गया, उन पॉलिसी पर भी क्या हुआ, आलोचना, क्रिटिसाइज हुआ, जिनमें अनिश्चित औद्योगिक विकास, एक अनिश्चित औद्योगिक विकास हो सकता है कि जब हम अपने मार्केट को खोल रहे हैं, तो हो सकता है कि एक तरफ क्या है, बाहर से आए हुए जो हमारे यहाँ पर क्या करेंगे ना, फाइनेंस करेंगे मार्केट, जो हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री बैठेंगे, उनका डेवलपमेंट हो सकता है। वहीं हमारे जो डोमेस्टिक जो थे इंडस्ट्री थे, उसका क्या हो सकता है, उनके विकास में कमी आ सकती है। इसके अलावा विदेशी प्रतियोगिता से खतरा, जैसा मैंने आपको कहा कि इससे डोमेस्टिक जो हमारी इंडस्ट्री है, उनका बाहर से आए इंडस्ट्री के साथ या जो बिजनेस है उसके साथ क्या हो सकता है, एक विदेशी प्रतियोगिता का खतरा हो सकता है। कृषि सेक्टर की उपेक्षा, इसको लेकर के किसी प्रकार की आलोचना जो है नहीं हुई थी, कृषि सेक्टर की उपेक्षा होगी कि नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा विदेशी निवेश में गलत विश्वास, और एक आइडिया बन जाता है कंट्री का, जब हम लोग एलपीजी को अपनाते हैं तो में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, एलपीजी को हमने अपना लिया, ग्लोबलाइजेशन को हमने अपना लिया, और हम एक दिमाग में ये बैठा लिया कि जो बाहर से आएंगे वो हमारे लिए सही होगा। अगर हम इस ये ना सोचे कि बाहर से हमें कोई फाइनेंस करेगा, उसको सोचते हुए हम ये सोचे कि हम अपने घरेलू उद्योगों को कैसे विकास करेंगे, जो हमारे लिए लॉन्ग टर्म एक क्या होंगे, एसेस्ट भी होंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। भारत सरकार के द्वारा शेयर का पूंजी विनिवेश के लिए रंग राजन समिति की नियुक्ति कब की गई? पूंजी निवेश के लिए, शेयर का पूंजी निवेश के लिए रंग राजन समिति की नियुक्ति कब की गई? तो 1993 में जो है इसे नियुक्त किया गया था। ठीक है, 1993 में ये नियुक्त किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर के। नेक्स्ट प्रश्न, अच्छा इसका इंग्लिश में प्रश्न क्या था? इसका इंग्लिश में प्रश्न था, रंग राजन कमेटी ऑन डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर वाज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो डिस इस इन्वेस्टमेंट को लेकर के अगर हम चर्चा किया जाए, तो एक तो आपने देखा कि शेयरों का जो डिस इन्वेस्टमेंट को लेकर के रंग राजन कमेटी बना 1993 में। चलिए एक और चीज़ से आगे बढ़ जाते हैं कि डिस इन्वेस्टमेंट कमीशन कब बनाया गया था भारत में? तो 1997
2006 में जो है डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन बनाया गया था, जिसका चेयरमैन कौन थे? फर्स्ट जो चेयरमैन थे वो JB रामाकृष्ण जो है वो क्या थे ना, चेयरमैन थे। फर्स्ट जो डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन बनाया गया था। उसके बाद क्या बना ना, डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्ट बना 1999 में। क्या बना? डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्ट बना। उसके बाद इसका नाम जो नए सिरे में जो रखा गया वो क्या रखा गया? 2016 में इसका नाम परिवर्तित होते हुए क्या रखा गया? दीपम रखा गया है। ठीक है, चलिए, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट या दीपम कहते हैं। इसके साथ साथ एक नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड बनाया गया जो कि 2005 में बनाया गया। तो इन चीज़ों को याद रखिए, क्योंकि ये जब हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे या प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, जैसे आप जब PYQ कर रहे हैं तो आपने वहाँ पे एक चीज़ नोट किया कि यहाँ डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर के बात हो रहा है। तो डिसइन्वेस्टमेंट कितने प्रकार के होते हैं? भारत में डिसइन्वेस्ट का जो विकास हुआ 1991 से लेकर के 1992 में पहली बार वहाँ से शुरुआत करें, फिर कौन सी कमेटी बनी, फिर कौन सा कमीशन बना, फिर कौन से विभाग बने। तो ये चीज़ें अगर आप एक जगह कलेक्शन कर लेते तो आपका जो मेन डिसइन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस है वो क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में राज्य सरकारों में निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्यतः राजस्व कर का भाग नहीं है? राज्य सरकार की बातें की जा रही है, राज्य सरकारों में राजस्व कर का भाग नहीं, रेवेन्यू नहीं है। तो इसमें अगर हम देखेंगे कि राजस्व कर का जो भाग नहीं है वो क्या है ना, भूमि राजस्व भी है, पंजीकरण शुल्क भी है, सीमा शुल्क जिससे कहा जा रहा है सीमा शुल्क। सीमा शुल्क को जो है इंग्लिश में क्या कहा जा रहा है वो थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। यस, कस्टम ड्यूटी। ठीक है, तो ये जो कस्टम ड्यूटी है याद रखिएगा ये क्या है? सेंट्रल लिस्ट के है, अर्थात सेंटर के द्वारा लगाया जाता है। तो सीमा शुल्क क्या है ना, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है। चलिए कुछ यूनियन लिस्ट और कुछ स्टेट लिस्ट को हम लोग देख लेते हैं जो कि कर के अंतर्गत है। यूनियन लिस्ट में क्या आता है ना, इनकम टैक्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं कस्टम ड्यूटी, अभी जैसे मैंने आपको बताया। एक्साइज ड्यूटी वो भी कहते हैं ना, आपके कहाँ पे आते हैं ना, सेंटर में आते हैं। कॉर्पोरेशन टैक्स वो भी कहाँ आते हैं ना, आपके यूनियन में आते हैं या सेंटर में आता है। और इसके साथ साथ स्टेट ड्यूटी जो है वो भी किस में आता है ना, यूनियन लिस्ट में आता है। वहीं स्टेट लिस्ट की अगर हम बात करें तो स्टेट लिस्ट में क्या आ सकता है ना, लैंड रेवेन्यू, लैंड को लेकर के सारे काम, एग्रीकल्चर इनकम जो है वो भी, लैंड एंड बिल्डिंग्स में भी जो है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो गए, उसके बाद टोल टैक्स हो गया, स्टंप ड्यूटी हो गया। तो ये सारे जो है किस में आते हैं ना, ये सारे स्टेट लिस्ट में आते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि सीमा शुल्क, तो कस्टम ड्यूटी कहाँ पे आते हैं ना, ये यूनियन में आता है। ठीक है, ये स्टेट में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है, 1983 से मनाया जा रहा है। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे जिसे हम कहते हैं। ठीक है, हर वर्ष मनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? सबसे तेजी से विकास बनने वाली अर्थव्यवस्था में ब्रिक में दक्षिण अफ्रीका जो है कब सम्मिलित हुआ? तो ब्रिक, पहले ब्रिक्स नहीं था, पहले था ब्रिक, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। और ये कब बना था? तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 2009 में हुआ था फॉर्मेशन। उसके बाद इसमें क्या ऐड हो गया ना, इसमें ऐड हो गया साउथ अफ्रीका, और फिर इसके एस को लेकर के क्या बन गया ना, ब्रिक्स बन गया। तो ये कब की घटना है? ये घटना है 2011 की। ठीक है, तो अब इसका उत्तर भी देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे 2011 हमें ऑप्शन दिख रहा है। तो ब्रिक में क्या ऐड हो गया ना, ब्रिक में ऐड हो गया साउथ अफ्रीका, और फिर ये क्या बन गए ना, ब्रिक्स बन गए। ठीक है, जो कि तेजी से जो है उभर रहा है। इसका उत्तर यही है। चलिए, तो आगे के प्रश्न क्या है? आगे के प्रश्न अगर हम देखेंगे तो आगे के प्रश्न आपके जो है झारखंड से जुड़ा हुआ है या झारखंड के प्रश्न हैं। तो कुछ 10 ही प्रश्न मिल पाए थे 5th से PCPT के, कोई बात नहीं है। जितना भी प्रश्न मिल रहे हैं उन सभी को सॉल्व करें, और जो है धीरे धीरे आप देखेंगे कि सॉल्व करते 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 आपके पास लगभग आप देखेंगे कि 1.5-2 महीने 3 महीने में जो है आपके पास इतने सारे प्रश्न हो गए, चाहे वो हिस्ट्री के हो, चाहे वो पॉलिटी पॉवेट के हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स के हो। उन ना केवल सॉल्व करें बल्कि बिंदुवार किसी प्रश्न का, जैसे हमने डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर के बात किया, कभी अगर आपको पॉवर्टी आ रहे तो पॉवर्टी को लेकर के आप डिस्कशन करके एक कॉपी में बना लें। तो आप देखेंगे जब तक एग्जाम आएगा तब तक आपके पास एक बहुत बड़ा क्या हो गया, प्रश्नों का कलेक्शन भी हो गया, और उन चीज़ों का आप जब खुद से उसको तैयारी कर रहे हैं तो उनकी एनालिसिस भी आपके दिमाग में वो स्टोर कर गया, क्योंकि बार बार आप प्रश्नों को कर रहे हैं।
तो अगर आपको हमारा जो ये जो स्ट्रैटेजी है, ये जो प्लान है एग्जामिनेशन क्लियर होने का अच्छा लगे, तो हमें ज़रूर जो है कमेंट सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। हमने भी 3-3 जेपीसी दिया है और मेंस भी लिखा है, तो थोड़े बहुत आइडिया जो है हम अपने युवाओं को ज़रूर शेयर करना चाहेंगे और उनको जो कुछ भी अच्छा लगे हमें ज़रूर बताते रहेंगे। धन्यवाद।